हम लोग स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स पर क्वेश्चंस कर रहे थे। नेक्स्ट नोट करें एग्जांपल। 3 resonant frequencies of a vibrating string are 80, 120 and 160 hertz. If length of string is 90 centimeter, then what is the speed of transverse waves in string? देखो, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में हम जैसा बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब हमने किसी वाइब्रेटिंग सोर्स फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फोक की हेल्प से उसको वाइब्रेट कराया और फिर हम लेंथ को चेंज करके हम कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस दे रही है ऐसा ढूंढते हैं। उस केस में जैसे मान लो पहले वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल हुई तो फोक तो फिक्स है, आप उस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो लेंथ चेंज करके, यानी आप सेम फ्रीक्वेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज फंडामेंटल है, लेकिन अगर मैं लेंथ चेंज करके फंडामेंटल को 50 कर दूं तो 50 का 2 टाइम्स भी तो पॉसिबल है ना। तो उस समय 100 हर्ट्ज हो जाएगी सेकंड हार्मोनिक। तो वही स्ट्रिंग लेंथ डिक्रीज करने पर फिर से रेजोनेंस दे सकती है, बट उस केस में उसका हार्मोनिक बदल जाता है। तो एक तरह से ऐसा कहना कि ये 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, इसका मतलब होता है कि ये उस स्ट्रिंग पर पॉसिबल 3 कंसेक्यूटिव आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं। और क्योंकि हमें ये पता है कि स्ट्रिंग में फंडामेंटल है V/2L और उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी V/2L, सेकेंड 2V/2L, यानी इसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ही होना है। और ये है 3 कंसेक्यूटिव। आप देखें तो 80 हर्ट्ज अगर फंडामेंटल होती तो नेक्स्ट 160 होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये कंसेक्यूटिव है, तो यहां से हमें थोड़ा लॉजिक लगाना है कि 80 हर्ट्ज, जैसे यहां देखें आप इस तरह से सॉल्व करें इसको, 80, 120 और 160। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मल्टीपल। तो 40 से डिवाइड करें तो 2, 3, 4 आ रहा है। स्ट्रिंग की कंसेक्यूटिव या तो 1 2 3 या तो 2 3 4 या तो 3 4 5 या तो 5 6 7 ये तो होना है। तो वहां से आप समझें कि ये 40 का 2 3 4 है, विच मीन्स कि ये वो केस है जिसमें फंडामेंटल जो है वो 40 हर्ट्ज है। फंडामेंटल 40 हर्ट्ज है और उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये अब पॉसिबल हो रहा है। तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 80 हर्ट्ज इसका सेकंड हार्मोनिक है, यानी 2 टाइम्स V/2L या 40 इज V/2L। अब यहां आपको लेंथ गिवन है कि लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है वो 90 सेंटीमीटर फंडामेंटल के लिए। तो L पुट कर देंगे और V सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ N1, N2, N3 and so on are the frequencies of the segments of a stretched string, then what is the fundamental frequency of the string? ये केस ऐसा है कि N1
फ्रीक्वेंसी है L1 लेंथ की, N2 L2 लेंथ की, N3 L3 लेंथ एंड सो ऑन। लेकिन ये L1 प्लस L2 प्लस L3 ये टोटल लेंथ है और कंप्लीट लेंथ L यूज करते हैं तो ये फंडामेंटल V/2L है। तो यहां से हम चेक करें तो L is V/2N, L1 is V/2N1, L2 is V/2N2 एंड सो ऑन। यहां पुट कर देंगे तो V/2N1 प्लस V/2N2 प्लस V/2N3 V/2N। यहां से 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3 इज 1/N। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें एग्जांपल। Two wires are fixed in a sonometer. Their tensions are in the ratio 8:1. The lengths are in the ratio 36:35. Diameters are in the ratio 4:1. Densities of the materials are in the ratio 1:2. If the lower frequency in the setting is 360 Hz, then what is the beat frequency when the two wires are sounded together? तो एक बार स्ट्रिंग पर स्टेशनरी वेव की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही यूज होना है। फ्रीक्वेंसी विच इज 1/2L √ T/μ और म्यू it is πr²ρ। तो ν1 बाय ν2 सॉल्व करेंगे तो L2/L1 और R2/R1, लेकिन √ T1/T2। इसको सॉल्व करें। लेंथ का रेशो L1, टेंशन का रेशो T1/T2 इज गिवन 8/1। लेंथ का रेशो L1/L2 इज 36/35। डायमीटर्स का जो रेशो है वही रेडियस का रेशो होगा, तो R1/R2 इज 4/1। तो यहां से L2/L1 इज 35/36, R2/R1 इज 1/4 और ये √8/1, √8/1। तो ये आपके पास 35, ये 2√2 हो जाएगा, तो 70√2/36 × 4। तो इसको एक बार सॉल्व कर लें, क्योंकि हमें इन दोनों में से लोअर फ्रीक्वेंसी गिवन है। 70 × 1.4, 70 × 1.4/36 × 4। तो यहां से ये आपके पास 98 और ये है 144। तो क्लियरली ν1 is less than ν2, implies ν1 is 360। तो यहां से ν1 पुट करके
ν2 सॉल्व कर लें। एक बार कैलकुलेशन आप दोबारा से देख लीजिएगा, कोई उसमें एरर भी हो सकती है, बट ये इस तरह से ν1 से ν2 सॉल्व हो जाएगा और फिर ν2 माइनस ν1 इज द बीट फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें एक स्ट्रिंग को एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लग किया था और मैंने समझाया था कि वहां प्लग करने से आपके पास एंटी नोड बनना है। जैसे ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को अगर सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कराना है, मींस यहां 2 लूप्स की फॉर्मेशन करनी है, तो ये लेंथ अगर L है, ठीक है, तो हम L/4 वायर फ्रॉम दी से एंड A या B वायर शुड बी plugged at L/4 away from either A or B। ठीक है, जैसे ऐसा करने से फिर L/4 पे एंटी नोड बनेगा ना, तो अपने आप 2 लूप्स बन जाएंगे। लेकिन 2 लूप्स में स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, तो इसका मतलब होता है कि इस मिड पर क्या बनता है, नोड। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको प्लग किया या इसको साथ में प्रेस कर लिया, क्योंकि जब इसको प्रेस कर लेते हैं तो भी इसने नोड बनना है। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि हमें सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कराना है, तो हम कहां पर प्रेस करें या कहां पे टच करें? तो आंसर है टच करना है तो ए या बी से L/2 अवे मिड पॉइंट पे करें। कहां प्लग करें? तो L/4 पे प्लग करें, यानी जहां प्रेस या टच करना है वो नोड हो जाता है। तो हमें जो भी डिजायर्ड हार्मोनिक चाहिए होती है, अकॉर्डिंगली हम या तो प्लग करते हैं या प्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ऑर्गन पाइप्स, ये नोट करें। हमने जो डिस्कस किया क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड्स, वो सब डिस्कस करना है। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जब भी हम क्लोज्ड वर्ड यूज करते हैं मतलब होता है क्लोज्ड एट वन एंड। ओपन ऑर्गन पाइप मींस ओपन एट बोथ एंड्स। ए क्लोज्ड organ pipe and an open organ pipe have their first overtones of identical frequency. Have their first overtones of identical frequency. What is the ratio of their lengths? What is the ratio of their lengths? तो लेंथ ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड अगर L1 है और लेंथ ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स अगर L2 है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन्स, जो क्लोज्ड एट वन एंड है उसकी फर्स्ट ओवरटोन है 3V/4L1 और जो ओपन एट बोथ एंड्स है उसकी फर्स्ट ओवरटोन है 2V/2L2। क्वेश्चन सेज कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो यहां से V कैंसिल, ये 2 यहां कैंसिल, रेशियो ऑफ देयर लेंथ, आंसर इज क्लोज्ड टू ओपन, ratio is 3:4. Next, a cylindrical tube
open at both ends has a fundamental frequency f in air. Full stop. The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. What will be the fundamental frequency of air column now? तो एक पाइप जो ओपन एट बोथ एंड्स है और एक पाइप जो ओपन एट बोथ एंड्स तो है बट इट इज डिप्ड इन वाटर। तो इस पाइप में ये वो एयर कॉलम की लेंथ है जो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है। ये लेंथ है L। ये वाटर इस एयर कॉलम के लिए एक क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव करता है। स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन इस एयर कॉलम में होना है। तो क्वेश्चन सेज कि ये पाइप था पहले, इसकी फंडामेंटल थी F। तो जब ये पाइप था तो ये ओपन एट बोथ एंड्स था, तो ये फंडामेंटल थी V/2L। फिर इसका कुछ पार्ट हमने वो हाफ बोला है, कुछ भी बोला जाए, कभी हाफ बोलते हैं, कभी L/4 बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो पार्ट डिप कर दिया, जो रिमेनिंग है, तो L' लेंथ का ये एयर कॉलम है विथ क्लोज्ड एट वन एंड। तो यहां पर जो वेव बननी है उसकी फंडामेंटल, क्योंकि अब ये बन गया पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो वो होगी V/4L'। यहां फंडामेंटल है V/2L विद लेंथ L, और यहां फंडामेंटल है V/4L'। ठीक है, ये है F, ये है F'। नाउ व्हाट इज F'? ये क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में जो L' गिवन है वो है L/2। L' को L/2 पुट करते हैं तो बनता है V/2L। तो V/2L का मतलब जो F' है वो F है। ठीक है, नेक्स्ट, two open-ended organ pipes are sounded together and 8 beats per second are observed. If the shorter pipe is of length 0.8 meter, then what is the length of other pipe? Velocity of sound given है 320 मीटर पर सेकेंड। देखो, जो ओपन एट बोथ एंड्स है तो फंडामेंटल इज V/2L, यानी जिसकी लेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। एक की फ्रीक्वेंसी F1, अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो उसका मतलब होगा कि L1 लेस देन L2 है। शॉर्टर लेंथ इज 0.8, इट मींस ये 0.8 मीटर L1 गिवन है और L2 पूछा है। तो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 इज गिवन कि ये 8 बीट्स पर सेकेंड, और V साउंड की वेलोसिटी V इज गिवन 320 मीटर पर सेकेंड। तो V ओपन एट बोथ एंड्स, so 2L1 minus 2L2, it is 8, which means
320/2, 1/L1 minus 1/L2 is 8। तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। पुट L1 इक्वल टू 0.8, पुट L1 इक्वल टू 0.8 and solve L2। Clear? Next, two organ pipes, each closed at one end. Two organ pipes, each closed at one end, give 5 beats per second, comma, when emitting their fundamental notes. When emitting their fundamental notes, if their lengths are in the ratio 50:51, if their lengths are in the ratio 50:51, then what are their fundamental frequencies? What are their fundamental frequencies? हमें closed at one end, तो nu1 is V by 4L1, nu2 is V by 4L2। अगर nu1 माइनस nu2 5 है, इसका मतलब है कि हम ये मान रहे हैं कि nu1 इज ग्रेटर देन nu2। इट इंप्लाइज हम ये मान रहे हैं कि L1 इज लेस देन L2। नाउ रेशियो ऑफ लेंथ्स इज 50:51, यानी 50 इज द लेसर वन, तो ये L1 by L2 इट इज 50/51। तो यहां से हमें क्वेश्चन में if you divide these two, nu1 by nu2, it is L2 by L1, L2 by L1 is 51/50, ठीक है, और साथ में ये है। So from these two equations, this is 1 and this is 2. nu1 minus nu2 is 5 and nu1 by nu2 is 51/50. So from 1 and 2, solve nu1 and nu2. Okay. Next, at 16°C temperature है ये, two open organ pipes when sounded together produce 51 beats in 3 seconds. Full stop. How many beats per second will be produced if temperature rises to 51°C? देखो टेम्परेचर का बीट से क्या लिंक है? टेम्परेचर ऑफ द एयर कॉलम की बात हो रही है। टेम्परेचर ऑफ द एयर कॉलम पर वेलोसिटी ऑफ वेव इन द एयर कॉलम डिपेंड करती है। हमने एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वो डिस्कस किया हुआ है कि वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो 16°C से टेम्परेचर जब चेंज हुआ, चेंज होकर के दिया है टेम्परेचर 51, तो V बदल जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। यानी पहले जो बीट फ्रीक्वेंसी है 51 बीट्स इन 3 सेकेंड्स, 51 बीट्स इन 3 सेकेंड्स इंप्लाइज बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 51/3 यानी कि 17 है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो पहले V at 16 by it is closed at one end, open, तो L1
minus V16 by L2, lengths are different, it is given 17. यानी V16 कॉमन ले लें तो 1 by L1 minus 1 by L2 is 17. और जब V टेम्परेचर 51 हो गया तो V at 51 डिग्री सेल्सियस, तो 1 by L1 minus 1 by L2 ये अननोन है, तो इनको डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा. सो V at 16 upon this V is velocity, V at 51, it is 17 by the unknown frequency, या beat frequency nu. Now V is directly proportional to temperature, और टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 273 प्लस 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 273 प्लस 51 इज इक्वल टू 17 बाय न्यू. सॉल्व. बीट फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट. For a certain organ pipe, 3 successive resonance frequencies are observed at 425, 595 and 765 Hertz respectively. If velocity of sound is 340 meter per second, then what is the fundamental frequency of pipe? जैसे पहले हमने एक स्ट्रिंग में भी ऐसा सॉल्व किया था. अब यहाँ क्योंकि पाइप ना हमारे पास 2 केस हैं, स्ट्रिंग तो एक ही केस है ना जिसमें फंडामेंटल V/2L है, बट पाइप में पाइप ओपन एट बोथ एंड्स भी है, क्लोज्ड एट वन एंड भी है. ओपन एट बोथ एंड्स में इट इज N V/2L, बट क्लोज्ड एट वन एंड में इट इज 2N -1 V/4L, यानी ऑड मल्टीपल, ऑड हार्मोनिक्स. तो यहां एक बार चेक करें तो जो ये 425, 595 और 765 हर्ट्ज दी हुई हैं, ये सब कंसेक्यूटिव हैं. तो हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीपल लेते हुए. जैसे ये 5 से डिवाइड करें तो ये 8, 5, 119, 153. अब इसको चेक करें तो ये आपके पास फर्दर 17 से डिवाइड होगा. 17, 5, 17, 7, 17, 9, यानी इन कंसेक्यूटिव का रेशियो आता है 5:7:9. तो इससे एक तो ये कंफर्म हुआ कि ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है. फिर 425 क्या है? ये 5 टाइम्स 85 है. 595 क्या है? वो 7 टाइम्स 85 है. 765 क्या है? तो वो 9 टाइम्स 85 है. अरे समझ में? तो इस तरह से व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल आंसर इज 85 हर्ट्ज. नेक्स्ट. A tube of length 48 centimeter. A tube of length 48 centimeter is open at both ends. Is open at both ends. Full stop. Its fundamental frequency is found to be 320 hertz. Its fundamental frequency is found to be 320 hertz. If velocity of sound is 320 meter per second,
if velocity of sound is 320 meter per second, then what is the diameter of tube? What is the diameter of tube? देखो डायमीटर ऑफ ट्यूब हमने एंड करेक्शन डिस्कस किया था, हम कैसे फ्रीक्वेंसी से एंड करेक्शन को लिंक कर सकते हैं। आपके पास ये केस है ओपन एट बोथ एंड्स, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होनी है v अपॉन ट्वाइस l प्लस 2e, अगर एंड करेक्शन हमने साथ में लिया तो जो डेटा गिवन है कि ये फंडामेंटल है 320 हर्ट्ज और वेलोसिटी है 320 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से L प्लस 2e आ रहा है 1/2 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर, और लेंथ गिवन है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इज गिवन 48 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ को सेंटीमीटर में पुट कर दें तो 48 प्लस 2e इक्वल टू 50 gives you e equal to 1 centimeter. End correction is 1 centimeter, so it is 0.3 times the diameter. तो diameter is 1 by 0.3 यानी कि 10 by 3 यानी कि 3.33 सेंटीमीटर, 3.33 सेंटीमीटर। Next question. An open pipe is suddenly closed with the result that the second overtone of the closed pipe is observed to be higher in frequency by 100 hertz than the first overtone of the original pipe. What is the fundamental frequency of the open pipe? ये एक पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इसकी लेंथ सपोज है L और इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज न्यू। इसके एंड को क्लोज कर दिया गया, यानी सेम लेंथ का अब ये बन गया पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, इसकी ये फंडामेंटल थी v/2l। v वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वही है, लेंथ वही है, खाली टाइप ऑफ पाइप चेंज हो गया। अब इसकी फंडामेंटल है v/4l। नाउ क्वेश्चन सेज कि इसको जब हमने सडन क्लोज कर दिया तो रिजल्ट ये हुआ कि इसकी जो सेकंड ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन मींस थर्ड पॉसिबिलिटी, सेकंड ओवरटोन ऑफ दिस पाइप, इसकी फंडामेंटल है v/4l। व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन? 3v/4l। व्हाट इज सेकंड ओवरटोन? 5v/4l। इसकी सेकंड ओवरटोन ओरिजिनल पाइप की फर्स्ट ओवरटोन, इसकी फर्स्ट ओवरटोन है 2v/2l। उस 2v/2l से क्वेश्चन सेज कि वो 100 ज्यादा है, 100 हर्ट्ज ज्यादा है। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, यानी ये न्यू पूछा है। ठीक है, ये न्यू हाफ ऑफ v/l है। यहां से v/l सॉल्व करें, v/l कॉमन ले लिया तो 5/4 - 1 इज 100, सो v/l 5/4 - 1 इज 1/4, इट इज 400। इस v/l को यहां पुट कर दें, सो हाफ ऑफ 400 gives you 200 hertz।
ठीक है। इन पाइप्स के केस में हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है विच इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट ऑन रेजोनेंस ट्यूब apparatus। उस एक्सपेरिमेंट को भी समझ लेंगे, उस एक्सपेरिमेंट पर भी हमें क्वेश्चन होते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट का बेस क्या है देखें आप। जैसे ये एक पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड, इस एयर कॉलम को हम V/4L, 3V/4L, 5V/4L, ये सब इसकी नेचुरल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं। जब हम इस एयर कॉलम को वाइब्रेट कराने के लिए इसके माउथ पर कोई वाइब्रेटिंग अरेंजमेंट लाइक ट्यूनिंग फोक, ये वाइब्रेट हो रहा है, इसको यहां प्लेस करेंगे तो ये ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, तो ये एयर कॉलम में वाइब्रेशन सेटअप होते हैं। तो ये एयर कॉलम के लिए ये है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो ये एयर कॉलम इसके इन्फ्लुएंस में फोर्स्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, यानी ये एयर कॉलम अपनी किसी नेचुरल से वाइब्रेट नहीं करता है, वो इसी फोक की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। लेकिन अगर कहीं जो फ्रीक्वेंसी इसी फोक की है, हमने ऐसी कोई लेंथ सेलेक्ट की कि उस लेंथ पर जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज थी उनमें से किसी भी एक की वैल्यू इक्वल टू न्यू है, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन will be a case of resonance and the air particles will be vibrating with a large amplitude, और वो लार्ज एम्पलीट्यूड हमको एक लाउड साउंड की फॉर्म में सुनाई देता है। तो हम जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में एक नोन फ्रीक्वेंसी का फोक यहां वाइब्रेटिंग रख लेते हैं और एयर कॉलम में लेंथ ऑफ पाइप एडजस्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, वही उस सेपरेटर्स में बात है कि जैसे अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि हमने वाटर ले लिया, तो वाटर लेवल बिहेव एज ए क्लोज्ड एंड। तो यहां उस एपरेटस में इस तरह से ये एक ट्यूब, और इस ट्यूब से वाटर को बाहर लिया जा सकता है, ऐसा एक अरेंजमेंट दिया होता है, और इसमें वाटर जैसे फिल कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां से वाटर को ड्रेन आउट करके वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे कर सकते हैं। जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे आता जाएगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ता जाएगा। अरे समझ में। तो एक वाइब्रेटिंग फोक यहां इसके माउथ पर लाकर हम रख लेते हैं, और यहां साइड पर एक स्केल लगा होता है। इस स्केल पर हम ये जैसे मान लो ये कुछ नीचे हो गया, ये नीचे हो गया, तो अब वाटर लेवल यहां तक है, तो इसको इस स्केल पर मेजर कर लेंगे और हमें कितनी लेंथ ऑफ एयर कॉलम अवेलेबल है वो पता चल जाएगी। तो हम इस एंड से वाटर को ड्रेन आउट करके लेंथ बढ़ाते जाते हैं, और लेंथ बढ़ने से आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होती है। हम ये फोक फिक्स है, ये न्यू ही है। अगर हम इस वाटर को बाहर लेवल डाउन करते जाते हैं तो हमें बार बार, जैसे एक बार एक सर्टेन लेंथ पर लाउड साउंड सुनाई देगी, इट मींस रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड एट सम L1, और लेवल नीचे करते जाओ, यानी आपके पास L1 पर लाउड साउंड सुनाई देती है, यानी रेजोनेंस मिलता है।
तो फिर L2 पर भी मिलता है और उसको नीचे करते जाएं फिर L3 मिलता है, यानी हमें सक्सेसिव रेजोनेंस मिलते जाते हैं। क्या रीजन? कि जब लेंथ L1 थी तो फंडामेंटल V/4L1 इक्वल टू न्यू हुआ। अब लेंथ और बढ़ाओगे तो फंडामेंटल तो कम हो रही है, यानी वो फोक के इक्वल नहीं रहेगी, लेकिन फंडामेंटल कम करोगे L2 लेंथ पर जो फंडामेंटल बनती है उस फंडामेंटल का 3 टाइम्स इक्वल टू न्यू हो जाता है, तो फिर से रेजोनेंस मिलता है। L1 लेंथ पर एयर कॉलम की फंडामेंटल इक्वल टू न्यू है, L2 लेंथ पर एयर कॉलम की फर्स्ट ओवरटोन इक्वल टू न्यू है। L3 जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है एयर कॉलम की फंडामेंटल कम होती जा रही है, तो हायर पॉसिबिलिटी ओवरटोन इक्वल होती जाती है। तो L1 फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, तो इट मींस फंडामेंटल इक्वल हो रही है। L2 अगर सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ है तो उसका फर्स्ट ओवरटोन इक्वल हो रहा है, थर्ड हार्मोनिक इक्वल हो रहा है। L3 अगर नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है तो सेकेंड ओवरटोन इक्वल टू न्यू हो रहा है, यानी कि 5 टाइम्स द फंडामेंटल इक्वल हो रहा है। तो यहां L1 मैं यहां शो कर देता हूं, L1 अगर फर्स्ट रेजोनेंस था, फंडामेंटल था, तो L1 में ये केस बना हुआ है, क्योंकि L2 पर भी जो वेव है वो उसी फ्रीक्वेंसी की है बट फर्स्ट ओवरटोन, तो L2 लेंथ पर ये केस बना हुआ है। L3 लेंथ पर ये केस बना हुआ है, और ऐसा नीचे जाते जाएं तो जहां तक ट्यूब है आपको बार बार सक्सेसिव रेजोनेंस मिलता जाएगा, लेकिन इनमें एंड करेक्शन भी रहती है। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब एंटीनोड नोड इज λ/4, so L1 is first resonating length, L2 second resonating length, L3 is third resonating length। तो L1 is λ/4, L2 is 3 λ/4, L3 is 5 λ/4। अगर हम एंड करेक्शन निग्लेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है, ये उस केस में है इफ E is neglected। If E is taken into account, तो L1 plus E is λ/4, L2 plus E is 3 λ/4, L3 plus E is 5 λ/4। तो एक्सपेरिमेंट हमने किस लिए परफॉर्म किया? ये रेजोनेटिंग लेंथ्स हमने ढूंढी। हम कोई भी 2 सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ्स एक्सपेरिमेंट में ढूंढते हैं, यानी हमें नहीं पता फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, हमने वाटर लेवल को नीचे करते गए और किसी डिस्टेंस पर हमें लाउड साउंड सुनाई दी, हमने उसको नोट कर लिया। अब केयरफुली इसको धीरे धीरे नीचे किया और नेक्स्ट रेजोनेंस सुना, वो जरूरी है, एकदम नेक्स्ट, ताकि आप ये समझ सकें कि दोनों कंसेक्यूटिव थे। यहां से आप चेक करें, चाहे आप एंड करेक्शन निग्लेक्ट कर दें या निग्लेक्ट ना करें, दोनों ही केसेस में एनी 2 सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ का डिफरेंस L2 - L1 सॉल्व करें तो क्या है वो
L2 minus L1 is 2 lambda by 4, यानी कि lambda by 2। L3 minus L2 सॉल्व करें तो वो भी है lambda by 2। आप यहां भी इसमें से ये माइनस करें तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी इस एपरेटस की हेल्प से एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेटिंग कंडीशन में यहां रख लीजिए और वाटर लेवल को कम करते हुए इस स्केल पर 2 सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ्स ऑब्जर्व करिए। उन रेजोनेटिंग लेंथ्स का डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है। मीन्स आपको जो वेवलेंथ ऑफ वेव फॉर्म हो रही है इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी वही है जो फोक की है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। यानी इस एयर कॉलम में जब रेजोनेंस ऑब्जर्व हुआ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन नोन थी आपको, और इन दो लेंथ्स के सब्ट्रैक्शन से आपने वेवलेंथ भी ढूंढ ली। तो once you know frequency and wavelength, then you can find out the velocity of wave in air। ये न्यू और इन सक्सेसिव लेंथ्स को सब्ट्रैक्ट करके और 2 से मल्टीप्लाई करके लैम्डा। With the help of this experiment, we find out the velocity of sound in air experimentally। वैसे तो हम फॉर्मूला है हमारे पास, उससे भी कर सकते हैं, बट हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर कॉलम ढूंढनी है। तो उसके लिए ये पूरा मेथड, और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट 11th के सिलेबस में है तो इस एक्सपेरिमेंट पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट की फिगर नहीं रहेगी, सीधा रहेगा कि इन दी रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स मेथड द फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड एट से 10 सेंटीमीटर, सेकंड कहां मिलेगा, थर्ड कहां मिलेगा, ऐसा भी पूछ लेते हैं। क्योंकि ये इफ यू नो L1 यू नो L2, क्योंकि ये पता है लैम्डा आपके पास, ऐसा करके क्वेश्चन बना दें। और कभी ये एक्सपेरिमेंट 2 सक्सेसिव लेंथ दे दी, लैम्डा ढूंढ लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक दे दिया, और भी बताइए। तो नोट करें कुछ एग्जांपल्स इस पर। For a resonance tube, this is resonance tube. For a resonance tube, the air columns for the first and second resonances differ by 31.5 centimeter. What is the wavelength of sound waves in tube? यानी दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ्स का डिफरेंस दे दिया है, और वो जो डिफरेंस है ऑफ सक्सेसिव, ठीक है, वो डिस्कस किया कि वो लैम्डा बाय 2 है। तो डिफरेंस इज गिवन 31.5, वो फर्स्ट एंड सेकेंड ही बोला है, यानी L2 माइनस L1 ही गिवन है। कितना है? 31.5। इट इज लैम्डा बाय 2, जिसका मतलब है कि जो लैम्डा है वो आपके पास 62.5 सेंटीमीटर है। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन ट्यूब इज 62.5। नेक्स्ट, इन ए रेजोनेंस कॉलम the first resonance is obtained when the level of water in the tube is at 16 centimeter from the open end. At what level of water from the open end the next resonance point will be obtained? देखो बड़ी एक्जाम्पल सी बात, अगर मैं एंड करेक्शन काउंट नहीं करना है मुझे, तो मेरे पास
फर्स्ट लेंथ λ/4 होती है, सेकेंड लेंथ 3 λ/4 होती है। यानी एंड करेक्शन अगर नहीं ली जाए तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ फर्स्ट रेजोनेटिंग का 3 टाइम्स होती है। ऐसे ही सेकेंड थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ फर्स्ट का 5 टाइम्स होती है। तो इन जनरल जब तक कहा नहीं जाए तो एंड करेक्शन हमें नहीं लेना है। तो बहुत सिंपल, आपको ऐसा बोला है कि फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड when it is 16 centimeter from the open end. So this L1 is 16. At what level from the open end the next resonance point will be obtained? Means what is L2? So L2 is 3 times L1. L1 is given 16. So L2 is 48 centimeter. ठीक है? Next. In a resonance column, the first and second resonance are obtained at depths 22.7 centimeter and 70.2 centimeter respectively. Full stop. At what depth third resonance will be obtained? At what depth third resonance will be obtained? Means आपको L1 given है, L1 is 22.7 centimeter. L2 is given 70.2 centimeter. L3 पूछा है। तो दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ्स का डिफरेंस λ/2 होता है। यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि L3 माइनस L2 भी λ/2 है। तो यहां से एज L3 minus L2 is equal to L2 minus L1 implies L3 is 2L2 minus L1. So what is L2? 70.2 L1 ये पुट करेंगे तो L3 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम। अब यहां एंड करेक्शन गिवन है। एंड करेक्शन ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ resonating with a tuning fork is 15 centimeter, then what will be the next resonating length? इस कॉलम की एंड करेक्शन है 1 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट मीन्स L1, L1 is 15, then what is L2? अगर एंड करेक्शन नहीं दिया होता तो L2 क्या था? 3 टाइम्स L1, लेकिन एंड करेक्शन गिवन है। तो यहां से आप देखें, ये जो आपके पास केस होता है, यहां से आप कर सकते हैं इसको। L1 is 15, E is 1 और L2 बताना है। तो यहां से 15 plus 1 is λ/4 और सेकेंड में L2 plus 1 is 3 λ/4. What is λ/4? 16. So L2 plus 1 is 16 into 3, 48. So what is L2? It is 48 minus 1, that is 47. Next, a tuning fork of frequency 500 hertz is sounded on a resonance tube. यानी ये फोक का फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 hertz. The first and second resonance are obtained at 17 centimeter and 52 centimeter. What is the velocity of sound in air? तो ये आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट है उसी पे क्वेश्चन है कि जो फ्रीक्वेंसी है frequency of fork is given 500 hertz
L1 गिवन है 17 सेंटीमीटर, L2 गिवन है 52 सेंटीमीटर। तो L2 माइनस L1 आता है 35 सेंटीमीटर और L2 माइनस L1 होना है लैम्डा बाय 2, यानी लैम्डा आता है 70 सेंटीमीटर यानी कि 0.7 मीटर। तो V विच इज न्यू लैम्डा, तो V इज 500 into 0.7 that is 350 meter per second. Clear? Next, a glass tube of length 1 meter, the total length 1 meter is filled with water and water can be drained out slowly at the bottom. A vibrating tuning fork of frequency 500 Hz is brought at the upper end and water is allowed to drain out slowly at the bottom. If V sound is 330 meter per second, then what will be the total number of resonances heard? देखो जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया ना कि ये वाटर ड्रेन आउट करते आएंगे तो बार बार रेजोनेंस मिलेगा, बट मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल है? 1 मीटर ही पॉसिबल है। तो हम ऐसा सक्सेसिव चलते जाएं तो एक स्टेज के बाद फिर जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज और देखो जो भी हमारे पास यहां V है 330 मीटर पर सेकेंड। जैसे फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या है? अप्रोक्सीमेटली लैम्डा बाय 4, सेकेंड क्या है? 3 लैम्डा बाय 4, थर्ड क्या है? 5 लैम्डा 4। तो यहां से जरा लैम्डा सॉल्व करें तो V अपॉन न्यू इज लैम्डा मीन्स 330 अपॉन 500 विच इज 66 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका मतलब होता है लैम्डा बाय 4 इज 66 बाय 4 यानी कि 16.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट रेजोनेंस 16.5, सेकेंड 3 times 16.5 which if you solve is 49.5। हमें 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल है। L3 it is 5 into 16.5, it is 82.5। L4 it is 7 into 16.5, ये आपके पास 115.5 मीन्स यहां तक पॉसिबल है। 100 सेंटीमीटर टोटल अवेलेबल लेंथ है, इसमें 3 रेजोनेंस मिलेंगे क्योंकि नेक्स्ट रेजोनेंस के लिए जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम रिक्वायर्ड है वो इस लेंथ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ऐसा है एग्जांपल और नोट कर लें। A glass tube 1.5 meter long and open at both ends, glass tube is immersed vertically in a water tank completely. A tuning fork of 660 Hz is vibrated and kept at the upper end of the tube and the tube is gradually raised out of water। आप पानी को बाहर निकाल दें या ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स थी और ट्यूब को बाहर निकाल लें, एम इज कि आप इस एयर कॉलम की लेंथ बढ़ा रहे हैं। सेम केस, एंड द ट्यूब इज ग्रेजुअली रेज्ड आउट ऑफ वाटर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंसेस हर्ड बिफोर द ट्यूब कम्स आउट ऑफ वाटर, कॉमा टेकिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज दे दिया। ये टोटल लेंथ 1.5 मीटर मीन्स 150 सेंटीमीटर और V फिर से वही है। तो V बाय न्यू लैम्डा सॉल्व करते हैं तो 330 बाय 660 इट इज 1/2 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर।
यहां से lambda by 4, lambda by 4 is 50 by 4. Second, this is L1, L2, 3 times 50 by 4, L3, 5 times 50 by 4, L4, 7 times 50 by 4. ऐसा आप चेक करें। ये है 12.5, ये है आपके पास 37.5, ये है 62.5, 87.5। अरे समझ में 150 तक जाना है आपको, तो L5, L6 ऐसा 1 2 3 करके कर सकते हैं, या आप इसको सिंपली भी इक्वेट कर सकते हैं कि जैसे आप L सॉल्व कर लें कि 150 सेंटीमीटर लिया मैंने L, ये इक्वल टू मुझे करना है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4, ऑड मल्टीपल होना ना उसने। तो यहां से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये आ रहा है आपके पास 12.5, तो 150 इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 12.5, जो कि यहां से हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 प्लस 1 इज 2n, इट इज 13 बाय 2 इज n। तो ये आपके पास 6n is greater than 6 and less than 7, यानी आपके पास 6th पॉसिबिलिटी तक ये होगा, यानी 6th रेजोनेंस आपको मिलेंगे, 7th रेजोनेंस आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें ट्वेंटी 25 एक तरह से ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें 25 क्योंकि इसका डबल ऐड होना है, ये जब नीचे आते हैं ना तो लैम्डा बाय 2 ऐड हो जाता है। तो कैसे भी चेक करो, एम ये है कि कितने रेजोनेंस मिलने हैं टोटल लेंथ के अंदर, वो काउंट करना है। ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर होगा कि मैक्सिमम नंबर जो ट्यूब के बाहर आने तक हमें मिलेगा, दैट इज 6।